हेलो एवरीवन, सीयूटी एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए आज काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को करेंगे जो कि आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रहेगा। और हम सिर्फ माइक्रो के करेंगे, फिर माइक्रो के किसी और दिन के जो है वीडियोस में कर लेंगे। तो लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने हमारे टेस्ट सीरीज़ बैच को ज्वाइन नहीं किया जिसमें आपको इन सब क्वेश्चन के जो है टेस्ट मिलेंगे, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए 8287129712 पे। ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ नंबर 8287129712 पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और इस पे आप हमारे टेस्ट को अवेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर लीजिएगा। और याद रखिएगा कि टॉपेस्ट टेस्ट सीरीज़ है, इसमें 150 टेस्ट आपके मैक्रो, इंडियन पब्लिक और इंटरनेशनल इकोनोमेट्रिक्स, मैथ्स, ठीक है, स्टार्ट से रिलेटेड आपके सारे टेस्ट अवेलेबल होंगे। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको टॉपर्स ने चूज़ किया था लास्ट ईयर, और ऑल इंडिया रैंक 1 भी इसी टेस्ट सीरीज़ से सेलेक्ट हुआ था। और याद रखिएगा आप हमारे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़, फुल टाइम टेस्ट सीरीज़ आपको अवेलेबल करवाई जाती है, पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। लगातार 3 घंटे जो है क्लासेस रन कर रही हैं। इसमें आपके मैथ्स और स्टैट्स ईशान सर पढ़ाते हैं जो कि आपके आईटी से हैं। ठीक है, और वो आपके और इकोनॉमिक्स वाला पार्ट मैं जो है पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखेंगे। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है वो आपसे रिलेटेड नहीं था, बट हम सेकंड क्वेश्चन से लेके चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट ट्रू है? क्या ग्रिफिन गुड है पर पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट? क्या ग्रिफिन का जो है पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होता है? ऑल इन्फीरियर गुड्स आर ग्रिफिन गुड, या फिर ग्रिफिन गुड्स हैव अ पॉजिटिव इनकम इफेक्ट एंड नेगेटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, एंड ऑल ग्रिफिन गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स। अब ये ग्रिफिन गुड से रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि जो ग्रिफिन गुड होता है वो आपके लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है ना। 2 तरीके के गुड्स होते हैं, एक इन्फीरियर गुड होता है, ठीक है, और एक ग्रिफिन गुड होता है, ग्रिफिन। तो जो इन्फीरियर गुड होता है वो आपके लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। ठीक है, ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करेगा, बट जो ग्रिफिन गुड होता है वो आपके लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ये लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करता है। जब ग्रिफिन गुड का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और जब प्राइस गिरता है तो डिमांड कम हो जाती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। पर जबकि अगर हम बात करें इन्फीरियर गुड में, जब प्राइस आपके इसका ज़्यादा रहेगा तो भी डिमांड कम रहेगी। ठीक है, और प्राइस कम रहेगा तो डिमांड ज़्यादा रहेगा। इन्फीरियर गुड की केस की बात है। तो विच गुड वायलेट्स द लॉ ऑफ डिमांड? तो याद रखिएगा ग्रिफिन गुड जो है वायलेट करता है लॉ ऑफ डिमांड को। अगर हम बात करें सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की, तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट आप सभी को पता होगा कि जैसे 2 गुड्स हैं ए और बी, ये दोनों सब्सटीट्यूट एक दूसरे के। ठीक है, प्राइस ऑफ ए अगर इंक्रीज़ करता है तो डिमांड फॉर बी जो है इंक्रीज़ कर जाता है। तो यहाँ पर आपके देखा जाए तो एक तरीके से ये पॉजिटिव दिख रहा है, बट एक चीज़ आप ये रिलेट करके देखिएगा कि प्राइस ऑफ ए अगर इंक्रीज़ किया तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? गिर जाती है। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज़ ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रख के चलना है कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज़ ऑलवेज नेगेटिव, है ना। ये आपका क्या होता है? ऑलवेज नेगेटिव होता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ये कभी कभी पेपर में पूछ देता है। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट आपके पॉजिटिव नहीं होगा। ये अब सभी गुड्स के केस में, चाहे नॉर्मल गुड हो, चाहे ग्रिफिन गुड हो, चाहे इन्फीरियर गुड हो, सभी के केस में क्या होता है? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज़ ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब सारे इन्फीरियर गुड क्या ग्रिफिन गुड होते हैं? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सारे इन्फीरियर गुड ग्रिफिन गुड नहीं हो सकते, बट सारे ग्रिफिन गुड, जो सारे ग्रिफिन गुड होंगे वो आपके किस गुड के कैटेगरी में आ जाएंगे? इन्फीरियर गुड की कैटेगरी में आपके आ जाते हैं। यानी सारे ग्रिफिन गुड इन्फीरियर गुड हो सकते हैं, बट सारे इन्फीरियर गुड ग्रिफिन गुड नहीं हो सकते। ये आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है ग्रिफिन गुड है पॉजिटिव इनकम इफेक्ट एंड नेगेटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट में देखिए 2 तरीके के इनकम इफेक्ट होते हैं। एक आपका रियल इनकम इफेक्ट होता है, ठीक है, रियल इनकम इफेक्ट होता है, और एक आपके मनी इनकम इफेक्ट होता है। ठीक है, मनी इनकम इफेक्ट। रियल इनकम इफेक्ट में हम क्या करते हैं, जैसे जो गुड है उसके प्राइस उसको डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, उसको रियल इनकम इफेक्ट बोलते हैं। ओके, जैसे आप जानते हैं, एज वी नो दैट, कि आप मान लीजिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पर दे रही हूँ। पेन लेने गए, ठीक है, पेन की जो कीमत है वो 5 रुपये थी। आपके पॉकेट में 5 रुपये हुआ करता था, तो सॉरी 10 रुपये हुआ करता था। मतलब आपके पास जो पैसे थे वो कितने थे? 10 रुपये आपके पॉकेट में थे। तो आप ये 2 पेन का 2 यूनिट आप परचेज़ करते थे, यानी 2 यूनिट्स जो है पेन का परचेज़ करते थे। बट क्योंकि प्राइस ऑफ पेन इंक्रीज़ कर गई, 10 रुपये हो गई, तो आप सिर्फ आप कितने परचेज़ कर रहे हैं? 1।
ही यूनिट को परचेज कर रहे हो। तो यहाँ पर रियल इनकम आपकी क्या हो गई, कम हो गई, है ना। यहाँ पर रियल इनकम कम हो गई, यानी आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई, यानी आपकी परचेजिंग पावर क्या हो गई, कम हो गई। ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो ग्रिफिन गुड के केस में इनकम इफेक्ट क्या पॉजिटिव होता है। तो यानी जब इनकम, मान लीजिए मैं सिर्फ नॉर्मल इनकम इफेक्ट की बात करती हूँ कि जब इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड फॉर ग्रिफिन गुड क्या होगा, कम होगा। एज वी नो दैट कि ग्रिफिन गुड एक इन्फीरियर गुड है, तो जब किसी भी व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो उसकी डिमांड जो है कम हो जाएगी। ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो ये पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी भी क्या है, इनकरेक्ट, सॉरी सी भी आपके इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है ऑल ग्रिफिन गुड्स आर इन्फीरियर गुड। तो येस, अभी जस्ट मैंने बताया कि सारे ग्रिफिन गुड आपके इन्फीरियर गुड हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इफ़ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ गुड एक्स फॉर चेंज इन प्राइस ऑफ वाई इज़ पॉजिटिव देन कमोडिटी एट एक्स एंड वाई आर, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है, मतलब आप सभी को पता है कि इलास्टिसिटी 3 प्रकार की होती है, ठीक है। एक आपकी इनकम इलास्टिसिटी होती है, एक प्राइस इलास्टिसिटी होती है और एक क्रॉस इलास्टिसिटी होती है। जब आप इलास्टिसिटी का चैप्टर पढ़ते हो तो एक आपकी क्या होती है, इनकम इलास्टिसिटी, और एक प्राइस इलास्टिसिटी होती है, और एक आपकी क्या होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी आपकी होती है। इनकम इलास्टिसिटी में क्या हम देखते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, है ना। इनकम के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में क्या इफेक्ट आया, उसको हम इनकम इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। और प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं लिखूँ उसको, तो प्राइस इलास्टिसिटी का, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आया, दैट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी। इसके जो है 5 टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर आपके परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर एक्स क्यों चेंज हुआ, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई के प्राइस में चेंज आने की वजह से एक्स के जो डिमांड में चेंज आया, दैट इज़ आपके क्रॉस इलास्टिसिटी होता है। इसको ई सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्स चेंज, ठीक है, इन द प्राइस ऑफ वाई इज़ पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव हो रहा है। यानी 2 गुड्स है एक्स एंड वाई, ठीक है। प्राइस यहाँ पर आपकी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, एक्स की, तो जो है आपकी वाई की डिमांड क्या हो जा रही है, इंक्रीज़ हो जा रही है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव किसके लिए होता है, सब्स्टिट्यूट के लिए होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो है क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव किसके लिए होता है, सब्स्टिट्यूट के लिए होता है। बट हम जब कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं, जब उनका क्रॉस इलास्टिसिटी निकालते हैं, तो उस केस में हमें दिखता है कि जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे टी एन जो है शुगर हो गया, ठीक है, टी एंड शुगर हो गया। तो प्राइस ऑफ टी अगर आपके प्राइस ऑफ शुगर आपके इंक्रीज़ करता है तो टी की डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो नेगेटिव जो है आपके क्रॉस इलास्टिक किस केस में होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। ये पॉइंट दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप सभी के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। डिमांड कर्व अज्यूम द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, द प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पर आपके 1 हो जाता है। एज वी नो दैट कि 2 ग्राफ्स ऐसे होते हैं जिनके जो शेप होते हैं, शेप ऑफ कर्व कैसे होते हैं, आपके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होते हैं। तो इसमें सबसे पहला एक है आपके जिसकी प्राइस इलास्टिसिटी आपकी क्या होती है, 1 होती है, तब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। इसमें आप देखेंगे कि जितना प्राइस में चेंज आया है ना, ये यहाँ पर प्राइस डिनोट हो रहा है, यहाँ पर क्वांटिटी, जितना आपके प्राइस में चेंज आता है उतना ही क्वांटिटी में चेंज आती है। ये रेक्टेंगल के अगर एरिया की बात करें तो दोनों सेम हो जाएगा। तो जब इलास्टिसिटी 1 होती है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यहाँ पर बनता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है, क्लियर है। और एक कर्व और आपके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है जो कि आपके एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व है ना। इसका भी शेप जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपके होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है आप सभी के, टोटल फिक्स कॉस्ट को जब हम जो है डिवाइड कर देते हैं आपकी क्वांटिटी से तो हमारा क्या बन जाता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाता है। इसका भी शेप जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंजम्पशन फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट क्योंकि आईएएस कर्व अभी मैंने आपको नहीं पढ़ा है तो ये अभी मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी। कॉप डगलस को करवाऊंगी क्योंकि माइक्रो से रिलेटेड है ये। इन कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर 1 के बराबर होता है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कॉप डगलस प्रोडक्शन का इक्वेशन अगर मैं लिखूँ तो ये ए, ठीक है, के टू द पावर अल्फ़ा और एल टू द पावर बीटा,
ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है Q इक्वल्स टू A, ठीक है, K टू द पावर मान लीजिए 0.5 है और L टू द पावर 0.5 है। अगर दोनों की वैल्यू को जोड़ेंगे दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 जहाँ पर आता है वहाँ पर क्या होता है, CRS कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है। आप सभी को पता है कि कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पर एक होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है ये, ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। किस फॉर्म में लिखते हैं, Q इक्वल्स टू A L टू द पावर अल्फ़ा और K टू द पावर बीटा, ठीक है, इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अगर 1 के बराबर आ जाए तो CRS होता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके ग्रेटर देन 1 आ जाए तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है, IRS। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लेस देन 1 हो जाए तो डिक्रीजिंग, DRS, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हो जाता है, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब ये अल्फ़ा क्या है, ये किसके सब बता रहा है कि जो आपके क्वांटिटी में चेंज आया, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन लेबर। लेबर के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में कितना बदलाव आया, उसके प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, दैट इज़ आपके अल्फ़ा जो डिनोट कर रहा है वो इलास्टिसिटी को डिनोट कर रहा है लेबर के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आया। और बीटा कितना किसको डिनोट कर रहा है कि जो है कैपिटल के चेंज होने की वजह से आपके अगर हम बात करें कैपिटल के चेंज होने की वजह से आपके आउटपुट में कितना चेंज आया, दैट इज़ आपके बीटा डिनोट करता है। ये पॉइंट याद रखना है। जैसे एक क्वेश्चन आप लिख लो कि अगर मान लीजिए Q दिया हुआ है A L टू द पावर 0.75 है, ठीक है, और K के पावर में 0.25 है। अब आराम से आप इन दोनों को नोट कर लेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 के बराबर आपका आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस है तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन टू फैक्टर क्या होता है, हमेशा बराबर 1 के बराबर होता है, ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। मैं किसी और लेक्चर में इसको अच्छे से डिटेल में करवा दूंगी। नेक्स्ट है आपका इन मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड क्वांटिटी इज डिपेंडेंट वेरिएबल। प्राइस इज एंड क्वांटिटी बोथ दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ आर डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम बात करें इलास्टिसिटी की तो क्या होता है, परसेंटेज, इसको EP से डिनोट करेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज को डेल्टा से डिनोट करेंगे डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना, ये आपके फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके डिपेंडेंट वेरिएबल, तो Q इज़ द फंक्शन ऑफ, ठीक है, वेट अ मिनट, मैं इसको मैंने गलत लिखा है, इसको मैं लिख देती हूँ फिर से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्राइस जो होता है ना वो आपके इंडिपेंडेंट होता है, प्राइस जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, और जो क्वांटिटी होती है वो क्या करती है, आपके डिपेंड करती है किस पे, प्राइस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल। आप सभी को पता है जब आपने क्वांटिटी वाला जब डिमांड पढ़ा होगा तो डिमांड एक तरीके के आपके क्वालिटेटिव मेजरमेंट है ना, और जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो हम इसमें इलास्टिसिटी को पढ़ते हैं, ठीक है, आपको डिमांड और इलास्टिसिटी में डिफरेंस पता होगा। तो जब हम बात करते हैं कि जो प्राइस है ना, वो प्राइस क्या होती है, आपकी इंडिपेंडेंट होती है, प्राइस इंडिपेंडेंट, और क्वांटिटी क्या होती है आपके उस पर डिपेंड करती है कि प्राइस कितना होगा, उसके हिसाब से आपके उस पर इन्फ्लुएंस आपके करेगी, ठीक है। Q इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, है ना, क्वांटिटी इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और क्वांटिटी क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो इलास्टिसिटी होती है उसके कितने टाइम्स होते हैं। तो यहाँ पर एक जो इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 देखा आपने, ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, लेस देन 1 होता है, ठीक है, और आपके इक्वल्स टू इनफाइनाइट होता है, और यहाँ पर इक्वल्स टू 0 भी आपके होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते थोड़ा इलास्टिसिटी के ऊपर कि इक्वल्स टू 1 को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है यूनिटरी इलास्टिक, क्लियर है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जितना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, आपके जितना प्राइस में चेंज आया होगा उतना ही क्वांटिटी में चेंज आया होगा, इसकी वैल्यू आ जाती है 1, यूनिटरी इलास्टिक की। इसका ग्राफ कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अभी जस्ट मैंने पीछे बताया, ये दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 कब होती है, जब आपके क्वांटिटी डिमांड में, ठीक है, ज़्यादा चेंज आया, जैसे आपके परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऊपर है, उसमें 10% का चेंज आया
और प्राइस सिर्फ 2% से बदला, तो यहाँ पर 5 इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। इसका थोड़ा ग्राफ कैसा बनेगा, आपके फ्लैटर बनेगा। आप देखेंगे कि क्वांटिटी वाले एक्सिस में ज़्यादा चेंज आएगा, ठीक है। ये क्वांटिटी और ये प्राइस है, तो प्राइस के कंपैरेटिवली क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज आएगा, ठीक है। इसको ग्रेटर देन 1 बोलते हैं। लेस देन 1 का केस अगर हम देखेंगे तो इसका ग्राफ थोड़ा सा स्टीपर बनेगा। आप देखेंगे कि प्राइस ज़्यादा बदल रही होगी एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटी के, ठीक है। इसका लेस देन 1 है। अब इसमें अगर हम बात कर दें तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइस ज़्यादा बदल रही होगी, क्वांटिटी सिर्फ 1% से चेंज हो रही है और प्राइस ज़्यादा बदल रही है ना। तो यहाँ पर आपके आ जाएगा 0.2 इज़ लेस देन 1, तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी इज़ लेस देन, यानी इन इलास्टिक डिमांड है हमारी, ठीक है। और ग्रेटर में हाई इलास्टिक को बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट का केस देख लेते हैं। अब इसमें क्या हो रहा होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में 5% का चेंज आ रहा है, पर आपके प्राइस 0% से बदल रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जब आपको पता है कि किसी नंबर को जब 0 डिवाइड करता है तो वैल्यू क्या आ जाती है, इनफाइनाइट आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से वर्टिकल ग्राफ बनेगा, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि प्राइस जितना भी प्राइस, वेट अ मिनट, यहाँ पर प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है ना, 1 मिनट रुकिए। ये ग्राफ आपका इस तरीके से बदलेगा। यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, इक्वल्स टू इनफाइनाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वांटिटी ज़्यादा बदलेगी, क्वांटिटी में चाहे जितना भी चेंज आ सकता है, प्राइस में कोई भी ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। अगर हम बात करें इक्वल्स टू 0 की, तो 0 में क्या होता है कि आपका जो इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड में आप देखेंगे कि कितना चेंज आ रहा होगा। यहाँ पर आप मान के चलिए कि 0% का चेंज आ रहा है, पर आपके प्राइस में 5% का चेंज आ रहा है। कोई भी नंबर 0 को डिवाइड करेगा तो अल्टीमेटली 0 आ जाएगा। अगर आप इसको बनाएंगे तो इसका ग्राफ जो है वर्टिकल बनेगा। प्राइस को चाहे जितना भी चेंज कर लें, आपकी क्वांटिटी स्टिल वही है, ठीक है। तो ये जो है 5th हमारा है, इसको हम परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। तो अगर ग्रेटर देन 1 की बात करें, इसको हम हाईली इलास्टिक बोलते हैं, हाईली इलास्टिक, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लेस इलास्टिक, ठीक है, लेस इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। इसको हम यूनिटरी बोलते हैं, यूनिटरी बोलते हैं। इसको हम जो है परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा। और लास्ट वन आपका है ये इक्वल्स टू 0, ये हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक। क्लियर है? तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एड्रेस। क्या करता है ये, वो भी सी बात है, ये वैसे क्वेश्चन तो नहीं है पर कर दे रही हूँ मैं। नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। हम प्रेजेंट के नीड को पूरा करते हैं फ्यूचर के जनरेशन को देखते हुए, और कुछ बचा के भी रखेंगे जिससे हमें फ्यूचर में वो यूज़ हो सके। द बोर्ड शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ पर आपके बोर्ड शेप, जो आपके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, उसका शेप कैसा होगा। तो यहाँ पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी से, तो बोर्ड शेप जो आपके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर होता है इस तरीके से, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी हम कहते हैं। इस पे 2 गुड्स का प्रोडक्शन प्रोड्यूसर जो है करता है, ठीक है, गुड एक्स है और गुड वाई, ठीक है। इस सारे पॉइंट पे, इस हर पॉइंट पे प्रोड्यूसर क्या होता है, इफ़िशियंट होता है, मतलब अपना जितना भी उसके पास रिसोर्स है उसको यूज़ करके वो प्रोडक्शन कर रहा होता है, ठीक है। बट अगर हम अंदर की बात करें, अगर आप इस ए पॉइंट पे है तो आप इनएफिशिएंट होंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। आप इस पॉइंट पे क्या होंगे, इनएफिशिएंट होंगे, और बाहर है तो अनअटेनेबल होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर के जो है बजट के बाहर है, वो उस पर वो प्रोडक्शन नहीं कर सकता। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को जो अगर हम बात करें, इसका जो स्लोप होता है, तो इसको हम MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से डिनोट करते हैं, या फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से भी डिनोट किया जाता है। आप सभी को दिख रहा है कि यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो यहाँ पर एक्स का जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो वाई का प्रोडक्शन कहीं ना कहीं क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रोड्यूसर जब आपके एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, ठीक है, तो आपके वाई का प्रोडक्शन कहीं ना कहीं उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए जो आपके डाउनवर्ड स्लोपिंग है। दूसरी चीज़ है ये कि आपके इसका स्लोप अगर आप फाइंड आउट करोगे तो वो भी आपके डिक्लाइन दिखते हुए दिख रहा है ना, कम होते हुए। तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर आपके बोर्ड शेप में तभी हो सकता है जब आपके, 1 मिनट रुकिएगा, इसको मैं थोड़ा और क्लियर करती हूँ। तो यहाँ पर बोर्ड शेप का यही रीज़न है, जैसे आप जब आप इंडिफरेंस कर्व को पढ़ते हो IC, आप देखते हो ये कैसा है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन,
ठीक है, कॉन्वेक्स होता है। तो इसका जो आपके मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वैल्यू क्या होती है, वो डिक्लाइन कर रही होती है, इसलिए कॉन्वेक्स होता है। जब कॉन्केव होता है तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज़ कर रही होती है। तो वैसे ही आपके जब बो शेप्ड आपके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस तरीके से कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है, इसका शेप याद रखिएगा, कॉन्केव टू द ओरिजिन है, तो इस समय आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज़ और मैं बता दे रही हूँ यहाँ पर, अगर इस तरीके से आपको दिख रहा है पीपीसी, तो यहाँ पर आपके मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट इज़ आपके एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि स्लोप ऑफ आपके स्लोप ऑफ जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है, इसका फॉर्मूला आता है डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन। ठीक है, किसका सेक्रीफाइस कर रहे हैं यहाँ पर, वाई का सेक्रीफाइस कर रहे हैं और एक्स का गेन कर रहे हैं ना, एक्स का गेन कर रहे हैं। तो इसी तरीके से ये अगर इसका वैल्यू आपके डिक्लाइन करने लगे तो ये शेप बनेगा, अगर इंक्रीज़ करने लगे, है ना, इंक्रीज़ करने लगे अगर एमआरटी की वैल्यू, तो आप समझ जाइएगा कि ये कॉन्केव बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन अगर होगा तो समझ जाइएगा कि एमआरटी की वैल्यू क्या होगी, आपके कांस्टेंट होगी, जैसे 1 1 1 इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल रही होगी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको समझ में आया होगा अगर जो है मैंने एक एक ऑप्शन को अच्छे से एक तरीके से बताया, डिफाइन किया। ठीक है, पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर हमें बताइएगा, क्या ये सीरीज़ कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी से ऑलरेडी हम जो है लेक्चर्स को कर रहे हैं, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर करवाती हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज़ में भी मिलेंगे और हमारे बैचेज़ में भी आपको क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, ज़रूर बैच ज्वाइन करिएगा, एट वेरी मिनिमम प्राइस अवेलेबल है, आपको ऑफर भी मिल जाएगा। तो स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और एक बार ज़रूर जो है ट्राई ज़रूर करिएगा। ठीक है, जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।